Hello friends, welcome to my YouTube channel Study with Muskan. So here we are with the new video with the new topic, and the topic is recruitment. So now today we understand what is recruitment, meaning of recruitment, its sources and process, and many more things. So and before going ahead, I find one good quote on recruitment. So recruitment is hard. It's just finding needle in the haystack. So I found it very nice quote. So I thought I should share with you. Yeah. Now, what is recruitment? So, recruitment is the first step of hiring. अगर हम रिक्रूटमेंट ही नहीं करेंगे तो हम सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे. अगर हम रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे तो हम हायरिंग तक पहुंच ही नहीं पाएंगे. ना सिलेक्शन हो पाएगा ना हायरिंग हो पाएगी. तो हायरिंग की फर्स्ट स्टेप रिक्रूटमेंट ही होती है. रिक्रूटमेंट हम लोगों को काफी लोगों तक ये बात पहुंचाते हैं कि हमारी कंपनी में हायरिंग चल रही है, इस डेजिग्नेशन पे चल रही है, इस प्रोफाइल के लिए हायरिंग चल रही है. जितने ज्यादा लोगों को पता चलता है कि हाँ इस कंपनी में हायरिंग चल रही है, उतने ज्यादा लोग एप्लीकेशन डालते हैं, उतने ज्यादा लोग आके अप्लाई करते हैं कंपनी की वेबसाइट पे, या कंपनी में डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यूज होते हैं. लोग आते हैं, हमारे पास काफी सारी एप्लीकेशंस आ पाती हैं, और उन एप्लीकेशंस में से, उन रिज्यूम्स में से हम फाइंड करते हैं हमारी कंपनी के लिए कौन सा पर्सन ज्यादा कैपेबल है, कौन सा पर्सन जो है हमारी जो रिक्वायरमेंट को है फुलफिल करेगा. तो अगर हमारे पास रिज्यूम्स ही नहीं आएंगे, एप्लीकेशंस ही नहीं आएंगी, तो हम कैसे हमारी जो कंपनी की वेकेंट प्रोफाइल है उसको फिल कर पाएंगे. तो सबसे पहले है कि सबसे पहली हायरिंग की सबसे पहली प्रोसेस ही यही होती है कि हमारी कंपनी में लोग आए तो सही, रिज्यूम तो अपना सबमिट करें. हमारी एप्लीकेशन पे तो वो लोग एप्लीकेशन तो दें अपनी आके, या हमारी अप्लाई तो करें इस वेकेंट पोजीशन पे. जब तक लोग अप्लाई नहीं करेंगे, जब तक लोगों के रिज्यूम्स हम तक नहीं आएंगे, तब तक हम उनमें से सिलेक्ट कैसे करेंगे और हायर कैसे करेंगे किसी पर्सन को. तो हमारा जो रिक्रूटमेंट का ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन जब रिक्रूटमेंट करती है तो उसका मेन पर्सपेक्टिव यही होता है कि जितने ज्यादा लोग हैं जो अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए बेनिफिट होगा. तो ज्यादा से ज्यादा लोग जितने ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी कंपनी के लिए अप्लाई करेंगे, उतना ज्यादा हमारे पास चॉइस रहेगी, उतनी ज्यादा हमारे पास ज्यादा जितने ज्यादा रिज्यूम्स रहेंगे उतना ज्यादा हम बेस्ट कैंडिडेट को हमारी कंपनी की वेकेंट पोजीशन के लिए हम फाइनल कर पाएंगे. तो रिक्रूटमेंट का जो मेजर जो एम होता है वो यही होता है कि बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी कंपनी में अप्लाई करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा रिज्यूम्स हमारे पास पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशंस हम तक पहुंचे, और हम उसमें से बेस्ट सिलेक्ट कर पाए. ठीक है. तो रिक्रूटमेंट का जो मेन मोटो होता है वो अट्रैक्ट करना लोगों को इस चीज के लिए कि वो हमारी कंपनी में अप्लाई करें, उस पोजीशन के लिए अप्लाई करें, वेकेंट पोजीशन के लिए. तो रिक्रूटमेंट एक बहुत ज्यादा इट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस. इसमें हम कभी भी किसी को रिजेक्ट नहीं करते हैं, सारी एप्लीकेशंस को हम कंसीडर करते हैं रिक्रूटमेंट में. सो रिक्रूटमेंट इज द पॉजिटिव प्रोसेस, एंड रिक्रूटमेंट इज द फर्स्ट स्टेप in building an organization's human capital. Recruitment is the process of identifying and attracting potential candidates for filling up the vacant position in the organization. It is the first process of hiring. It means attracting more and more candidates to apply for the vacant position in the organization. तो रिक्रूटमेंट का मेजर पॉइंट ऑफ व्यू यही होता है कि एप्लीकेशंस का पूल क्रिएट करना, और उस पूल में से बहुत सारी एप्लीकेशंस का पूल क्रिएट करना, उस पूल में से बेस्ट पर्सन को सिलेक्ट करके अपनी वेकेंट पोजीशन को फिल करना. सो रिक्रूटमेंट में रिक्रूटमेंट करने के लिए भी कुछ स्टेप्स होते हैं. तो वो एनालिसिस ऑफ जॉब रिक्वायरमेंट. अब सबसे पहला तो हमें ये जानना जरूरी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में किस पोस्ट पे हमें हायरिंग करनी है. तो सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन में कि किस पोस्ट के लिए हमें हायरिंग करनी है, कौन सी प्रोफाइल वेकेंट है, कहाँ गैप आ रहा है, तो हमें वो पोजीशन फिल करनी है. तो पहले तो ये जानना कि एनालिसिस ऑफ जॉब रिक्वायरमेंट की जॉब की मतलब कहाँ हमारी कौन सी पोस्ट जो है वैकेंट है वो जानना. फिर अट्रैक्टिंग द कैंडिडेट्स. हम लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं. अब अट्रैक्ट हम बहुत सारे सोर्सेज से कर सकते हैं, लाइक हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, हम वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू कर सकते हैं, हम न्यूज़पेपर्स में, वेबसाइट पे, सोशल मीडिया के थ्रू,
बहुत सारी चीज़ों से हम अपनी ये लोगों तक मैसेज पहुंचा सकते हैं कि हमारी कंपनी में हायरिंग चल रही है। तो पहली चीज़, फर्स्ट चीज़, हमको खुद कंपनी में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ गैप आ रहा है, कौन सी पोस्ट वेकेंट है, कहाँ हमें फिल करनी है, कौन सी पोजीशंस फिल करनी है। फर्स्ट चीज़ ये। सेकंड ये कि कैसे लोगों को अट्रैक्ट करना है कि ताकि वो हमारी कंपनी में आके अप्लाई करें। और उसके बाद एक्टिवली सीकिंग आउट द कैंडिडेट्स, फिर रिज्यूम्स मतलब रिज्यूम स्क्रीन करना और एक्टिवली पोस्ट करना सोशल मीडिया पे कि हायरिंग चल रही है, लाइक दैट। और फिर देन स्क्रीनिंग द एप्लीकेंट्स, स्क्रीन करना और फिर सिलेक्ट करना। सो दिस इज फ्यू स्टेप्स जो हम फॉलो करते हैं रिक्रूटमेंट करने के लिए। एंड या एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस बिकॉज हमको पूल क्रिएट करना होता है, हम किसी को भी मना नहीं करते हैं, हम हर प्रोफाइल को, हर मतलब रिज्यूम को कंसीडर करते हैं, फिर देन स्क्रीनिंग करते टाइम हम शॉर्टलिस्ट करते जाते हैं। Now, there are a few definitions of recruitment by some authors. So, according to Edwin B. Filippo, recruitment is the process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for jobs in the organization. इसका मीनिंग सेम है कि जितने ज्यादा लोगों को लाइक जितना हो सके ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करो, और जितना हो सके जितने ज्यादा लोग हमारी कंपनी के लिए अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए बेनिफिटेड होगा। सो या। एंड सेकंड है, अकॉर्डिंग टू डेल्टन ई MC फारलैंड, रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग पोटेंशियल एम्प्लॉयज टू द कंपनी। तो रिक्रूटमेंट के थ्रू ही हम बहुत ज्यादा पोटेंशियल एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करके अपनी कंपनी में हायर कर सकते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा रिज्यूम्स आएंगे हमारे पास उतनी ज्यादा वैरायटी होगी, उतना ज्यादा ऑप्शंस होंगे, और ज्यादा से ज्यादा हम लोगों के रिज्यूम्स को स्क्रीन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों के हम इंटरव्यूज लेंगे और उसमें से बेस्ट हम सेलेक्ट करके अपनी कंपनी में हायर करेंगे। नाउ देयर आर सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। सोर्सेस मीन्स हम ऐसे कौन से वेज हैं, ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे कि हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट है, दो टाइप है इसके, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। हम इंटरनली भी रिक्रूटमेंट कर सकते हैं और एक्सटर्नली भी कर सकते हैं। तो इंटरनली में हम प्रमोशन, ट्रांसफर, retired employees, former employees, retrenched employees, dependent and relatives of deceased employees, internal job posting, apprenticement, and employee reference. So these are the ways of internal source recruitment. And in external source of recruitment, advertisement, campus interview, employment and placement agencies, e-recruitment, management consultants, professional association, walk-in interviews, word of mouth, mergers and acquisition, employment exchange, contractors, casual callers, raiding and poaching, headhunting. So these are the ways of external source of recruitment. अभी हम इसको next slide में डिटेल में समझते हैं। Okay, so now we understand what is internal source of recruitment and what are the ways of internal source of recruitment. So internal source of recruitment हम करते क्यों हैं, पहले तो हम ये समझते हैं। बिकॉज अगर सपोज हमारी कंपनी में बहुत ही ज्यादा टॉप लेवल पोजीशन है, वो वेकेंट है, ठीक है ना। तो अब हम टॉप लेवल पोजीशन को फिल करने के लिए हम आउटसाइड देखने की बजाय हम इनसाइड देखेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। क्यों? क्योंकि हम सपोज अगर सीईओ की पोस्ट अगर वेकेंट है तो हम ये सोचेंगे ना कि सीईओ की पोस्ट पे हम किसी आउटसाइड को रखने की बजाय किसी इनसाइड को ही देखते हैं, क्योंकि जो इनसाइड पर्सन होंगे सीईओ की पोस्ट के नीचे मान लो प्रेसिडेंट है तो हम उसको प्रमोट करने का सोच सकते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि उनको हमें ज्यादा ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी, उनको ऑलरेडी हमारी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन पता होंगे। जो हमारे एम्प्लॉयज जो करंटली वर्किंग कर रहे हैं हमारी कंपनी में, तो उन्हें सब चीजें हमारी कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस, हमारी कंपनी का एनवायरनमेंट, सब चीजें पता होगी। तो हम ये ज्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि जस्ट बिकॉज टॉप लेवल पोजीशन है तो हम ये सोचेंगे कि हम इंटरनल रिक्रूटमेंट करें, ना कि एक्सटर्नल।
क्योंकि ना ही हमें एक्सटर्नल में कोई बाहर से पर्सन आएगा तो हमें उससे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और बहुत सारी चीजें होंगी, और किसी न्यू पर्सन पे ट्रस्ट कर पाना इतना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन जो ऑलरेडी हमारी कंपनी में वर्क कर रहे हैं, काफी टाइम से वर्क कर रहे हैं, तो हमने उनका वर्क भी देखा हुआ है, प्लस उन पे हम ज्यादा ट्रस्ट करेंगे। तो इसलिए कई बार जब टॉप लेवल पोजीशन की बात आती है तो हम इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट करना ज्यादा पसंद करते हैं रेदर देन एक्सटर्नल। ठीक है, तो अब इसमें फर्स्ट पॉइंट है प्रमोशन। प्रमोशन एज वी ऑल नो, अगर हम किसी के भी मुंह से सुनते हैं कि मेरा प्रमोशन हुआ है, तो हमारे माइंड में यही एक बात आती है कि जरूर इसका सैलरी इंक्रीमेंट हुआ होगा। तो डेफिनेटली प्रमोशन में सैलरी इंक्रीमेंट होता है, प्लस उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इंक्रीज होती हैं, प्लस उसका स्टेटस भी इंक्रीज होता है, उसकी डेजिग्नेशन भी इंक्रीज होती है। तो सारी चीजों का इंक्रीमेंट होता है, एक चीज का इंक्रीमेंट नहीं होता है, सब चीजें इंक्रीज होती हैं। ठीक है, तो अब हमने माना कि चलो अब हमें प्रमोशन किसी को देना है, लाइक मैंने जैसे पहले एग्जांपल लिया कि सीईओ की पोजीशन हमारी कंपनी में वेकेंट है, तो हम एक्सटर्नल देखने की बजाय हम इंटरनल देखेंगे। तो हमने प्रेसिडेंट को प्रमोट करके सीईओ की पोजीशन पे ला दिया, तो अब प्रेसिडेंट की पोस्ट वेकेंट हो गई, तो अब उस पोजीशन पे हम वाइस प्रेसिडेंट को प्रमोट कर सकते हैं। अब वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट वेकेंट हो गई, तो अब वाइस प्रेसिडेंट के नीचे 3 एग्जीक्यूटिव्स थे, 3 एग्जीक्यूटिव मैनेजर थे, तो अब 3 में से हम डिसाइड करेंगे कि हम किसको प्रमोट करके वाइस प्रेसिडेंट बने। तो प्रमोशन हमेशा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि प्रमोशन किस बेसिस पे हो रहा है, क्या क्यों प्रमोशन दिया जा रहा है, उस पर्सन में क्या ऐसी बात है जो हम उसको प्रमोट करें। अगर हम प्रमोशन ट्रांसपेरेंट नहीं करेंगे तो ये बाकी सारे एम्प्लॉयज को डिमोटिवेट करेगा, बाकी सारे एम्प्लॉयज ये सोचेंगे, उनके मन में बायसनेस आएगी कि ये लोग कंपनी में जो मैनेजमेंट चल रहा है वो बायस्ड है, कि वो किसी को प्रमोट कर रहा है, किसी को नहीं कर रहा है। तो प्रमोशन हमेशा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जो 3 एग्जीक्यूटिव्स हैं उनकी हम कैपेबिलिटीज चेक करेंगे कि कौन ज्यादा कैपेबल है वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन को ऑप्ट करने के लिए। तो हम उनकी कैपेबिलिटीज के बेसिस पे प्रमोट करेंगे, प्लस हम इसको ट्रांसपेरेंट रखेंगे, क्योंकि ताकि बाकी लोग डिमोटिवेट ना हो। और प्रमोशन का एक और फायदा है कि हमारा इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हो जाएगा, तो हमारा ट्रेनिंग का कॉस्ट बच गया, हमारा नए मतलब हमें ट्रस्ट करने में ज्यादा इश्यूज नहीं आएंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी पर्सन ट्रस्ट वर्दी है, हमारे हमारे साथ काफी टाइम से काम कर रहा है, प्लस उसको रूल्स एंड रेगुलेशन फिर से नहीं समझाने पड़ेंगे, या उसको सब चीजें पता है, वो क्लियर है सब चीजों के साथ, रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड सारी चीजों के साथ। प्लस बाकी सारे एम्प्लॉयज मोटिवेट होंगे, बोले उनको ये लगेगा कि हाँ हमारी कंपनी में इस लेवल का भी प्रमोशन होता है, मतलब हमें भी कभी इस लेवल का प्रमोशन मिल सकता है। तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में ये भी एक प्लस पॉइंट होता है कि सब एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा मोटिवेट भी होते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड है ट्रांसफर। ट्रांसफर में क्या होता है, अब इसमें प्रमोशन में क्या था, वर्टिकली शिफ्टिंग हो रही थी एम्प्लॉयज की। लाइक हमने प्रेसिडेंट को सीईओ की पोजीशन दी, फिर वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट की दी, फिर 3 एग्जीक्यूटिव से उसमें से किसी एक को वाइस प्रेसिडेंट बना दिया, तो हमने वर्टिकल एम्प्लॉयज को शिफ्ट किया वर्टिकली। ठीक है, अब ट्रांसफर में क्या होता है, कई बार हमारी कंपनी, हमारी लाइक बैंक है, बैंक की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, तो हमने किसी एक बैंक से किसी दूसरी बैंक में पर्सन को शिफ्ट किया। ठीक है, तो इसमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ज्यादा चेंज नहीं आया, बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया, थोड़ा बहुत हाँ माइनर सा चेंज हो सकता है, क्योंकि वो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में गया, तो मे बी इन्वायरमेंट का चेंज हो सकता है, मे बी थोड़ा सा काम करने का तरीका अलग हो सकता है, बट बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा। तो ट्रांसफर का मतलब होता है हॉरिजॉन्टली शिफ्टिंग, एक ब्रांच से किसी पर्सन को दूसरी ब्रांच में शिफ्ट करना। सपोज हमारी ब्रांच में कुछ एक दो लोग ज्यादा एक्स्ट्रा हैं, या कुछ मतलब कुछ भी हो सकता है ना, तो हम उस ब्रांच से दूसरी ब्रांच में अगर हम शिफ्ट कर रहे हैं, सो दैट इज ऑल्सो ट्रांसफर इज ऑल्सो काइंड ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, अब थर्ड है हमारे पास रिटायर्ड और फॉर्मर एम्प्लॉयज। ठीक है, तो अब हमारी कंपनी के कुछ रिटायर्ड एम्प्लॉयज हैं, या कोई रिटायर होने वाला है। द रिटायर्ड एम्प्लॉयज मे बी गिवन द एक्सटेंशन, बाय चांस किसी पर्सन का रिटायरमेंट होने वाला है, और अभी अभी हमें उस पोजीशन के लिए दूसरा कोई पर्सन मिला नहीं है, मतलब उतना कैपेबल, उतना ज्यादा सही बंदा हमें मिल ही नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रिटायरमेंट, उस पर्सन का रिटायरमेंट एक्सटेंड कर देंगे। लाइक अगर 2 महीने बाद किसी पर्सन का रिटायरमेंट होने वाला है, तो हम उसको 6 महीने कर देंगे, क्योंकि 6 महीने के अंदर अंदर हम
उसकी जगह पे हम किसी ऐसे रिस्पॉन्सिबल और किसी कैपेबल पर्सन को ताकि ढूंढ पाए, सर्च कर पाए, तो हम रिटायरमेंट कई बार एक्सटेंड भी कर सकते हैं। या फिर कभी बहुत ज्यादा ऐसी सिचुएशन आ गई, अब जैसे कोविड आ गया था। कोविड में ऐसा हो गया था, काफी कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर दिया था, निकाल दिया था, बहुत चीजें हो गई थी। तो हमने अब हमें एकदम से कोविड सही हो गया, एकदम से जब कोविड में जब सारी चीजें ओपन हुई, जब शॉप्स एंड जब भी कंपनीज ओपन हुई, तो एकदम से कैपेबल लोगों को ढूंढ पाना, एकदम से सारी चीजें कर पाना नॉट पॉसिबल। तो हमने ऐसी सिचुएशन में अपने जो पुराने जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज हैं अपनी कंपनी के, हम उनको अप्रोच करेंगे कि अभी हमारी कंपनी को आप संभालो, इतने से इतने पीरियड के लिए, इतने से इतने टेन्योर के लिए, जब तक के लिए हम किसी और को मतलब हमारी कंपनी में हायर करें, तब तक के लिए आप इन चीजों को हैंडल करो। तो हम अपने ऐसी ऐसी कंडीशंस में हम अपने रिटायर्ड एम्प्लॉयज को भी अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है। सो अब है रिट्रेंच्ड एम्प्लॉयज। रिट्रेंच्ड एम्प्लॉयज मीन्स जब हमारी कंपनी की कंडीशन बहुत ज्यादा हम खराब हो गई थी, या बहुत ज्यादा ले ऑफ कर दिया हमने अपनी कंपनी में, और बहुत ज्यादा या हमारे पास वर्क की कमी थी, काम की कमी थी, तो हमने लोगों को निकाल दिया अपने कंपनी से। बट अभी हमारे पास फिर से हमें प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, फिर से अभी हमारा काम बढ़ रहा है आगे, हमारे पास बहुत ज्यादा काम फिर से आ गया है कंपनी में। तो अब ऐसे में एकदम से नए लोगों को ढूंढ पाना, और फिर नए लोगों में भी जो हमारी कंपनी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके, ऐसा हो पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो कई बार हम अपने पुराने एम्प्लॉयज को, जिनको हमने रिट्रेंच्ड किया था, हम उनको कांटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, अगर आप अभी ओपन टू वर्क हो तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। बिकॉज हमें पता है कि उनका काम कैसा है, वो कैसे हम दे आर वो सूटेबल थे हमारी कंपनी के लिए, हमारे वर्क के लिए। दैट्स वाई वो हमारे साथ पहले वर्क करते थे। तो हम उनसे एक बार कॉल करके पूछ लेंगे कि हाँ, अगर आप अभी ओपन टू चेंज हो, ओपन टू वर्क हो, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, लाइक दैट। एंड डिपेंडेंट एंड रिलेटिव्स ऑफ डिसीज्ड एम्प्लॉयज। अब इसमें क्या होता है, अगर किसी एम्प्लॉय की बहुत ज्यादा सडन सडन डेथ हो गई, या कोई डिसीज हो गई उस पर्सन को जो हमारे साथ काम करता है, जो हमारा एम्प्लॉय है, तो कई बार क्या होता है, उसका ब्रदर या सिस्टर या कोई भी पर्सन उसकी फैमिली में जो इस कैपेबल होता है, जो जिसकी क्वालिफिकेशन सेम होती है, जो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है, तो हम उनकी उसकी फैमिली में भी अप्रोच कर सकते हैं, हमारी एम्प्लॉय की फैमिली में, कि अगर आप हमें ज्वाइन कर सको तो। सो ऐसे भी हम इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। अब इंटरनल जॉब पोस्टिंग, कई बार कंपनीज में नोटिस बोर्ड पे हम हमारी कंपनी में जो भी वैकेंसी है, हम वो कर देते हैं, लिख देते हैं नोटिस बोर्ड पे, या नोटिस लगा देते हैं कि ये रिक्वायरमेंट है हमारी कंपनी को, और हमारे पास हमें इमीडिएटली हायर करना है। तो हम ऐसे इंटरनली एडवर्टाइज करते हैं कि अगर हाँ, कोई किसी के पास ये वाली स्किल्स हैं, किसी हमारे एम्प्लॉय के पास जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनके पास अगर हाँ ये वाली स्किल्स हैं, ताकि वो हम अगर होंगी तो वो हमें हमसे आके शेयर करें, हमें बताएं। और हमें वैसे भी इमीडिएटली अगर हायरिंग करनी है, तो हम ऐसे इंटरनली जॉब पोस्टिंग कर सकते हैं, ऐसे इंटरनली भी एडवर्टाइज कर सकते हैं। और अप्रेंटाइजमेंट और अप्रेंटाइजशिप एंड इंटर्नशिप, ये क्या होता है? अप्रेंटाइजशिप ये होता है जो 1 ईयर और मतलब मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ट्रेनी बन के कोई हमारे यहाँ वर्क कर रहा है, एज ए ट्रेनी हमारे यहाँ वर्क कर रहा है, बट लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। और इंटर्नशिप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, लाइक 3 to 4 months, 5 months, 6 months, लाइक दैट। तो अगर हमें ट्रेनिंग के टाइम पे ही अगर कोई एम्प्लॉय है, कोई पर्सन है, वो हमें उसका काम हमें समझ में आ जा रहा है, या वो उसके पास सारी स्किल्स हैं जो हमें रिक्वायर्ड हैं, या सब चीजें सूटेड हो जाती हैं दोनों को, ट्रेनी को भी और हमें भी, कंपनी को भी, तो हम उनको भी हायर कर सकते हैं। उनकी इंटर्नशिप के बाद हम उन्हें डायरेक्ट ऑफर दे सकते हैं। और इंटर्नशिप्स में तो कई बार ऐसा भी होता है कि काफी सारी कंपनीज प्री प्लेसमेंट ऑफर दे देती हैं कैंडिडेट्स को। सो या, एंड एम्प्लॉय रेफरेंस। सो डेफिनेटली कोई भी एम्प्लॉय है, वो उसके ब्रदर, सिस्टर, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को रेफर करता है हम अपनी कंपनी में। अगर उस पर्सन की जो स्किल्स हैं और जो हमारी कंपनी की रिक्वायरमेंट है वो मैच करेंगी, तो डेफिनेटली कोई भी रेफर कर सकता है। तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट।
ओके, सो नाउ एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट में अब या तो हमें कभी अगर बल्क हायरिंग करनी होती है या हमें अपने न्यू टैलेंट को अपनी कंपनी में लाना होता है तो हम एक्सटर्नली फाइंड आउट करते हैं। मोस्टली हम एक्सटर्नली ही देखते हैं, बट समटाइम्स हम, जैसे मैंने प्रीवियसली बताया कि हम इंटरनली भी देखते हैं जब हमें टॉप लेवल पोजीशन के लिए हायर करना होता है तो। बट या हम एक्सटर्नली भी ऑफ कोर्स देखते हैं न्यू टैलेंट को अपनी कंपनी में लाने के लिए। तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में फर्स्ट है एडवर्टीजमेंट। तो सबसे पहले हम लोगों तक ये मैसेज कैसे पहुंचाएंगे कि हमें हमारी कंपनी में इस पोजीशन पे हायरिंग चल रही है या ये डेजिग्नेशन हमारी कंपनी में वेकेंट है, हम कैसे ये मैसेज लोगों तक पहुंचाएंगे? तो एडवर्टीजमेंट इज द बेस्ट मीडियम। एडवर्टीजमेंट के थ्रू हम लोगों को बताएंगे, ये सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा प्रिफर्ड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। तो न्यूज़पेपर्स में कई बार जॉब वैकेंसीज की एडवर्टीजमेंट आपने देखी होगी, सोशल मीडिया पे कई बार देखते हैं हम लोग, रेडियो में सुनते हैं, टेलीविजन पे देखते हैं, पोस्टर्स कई जगह पे कई लोग लगाते हैं। अब पहले पहले जो पुराने टाइम में क्या होता था, न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टेलीविजन, पोस्टर्स को लोग ज्यादा, इन सब चीजों पे ज्यादा ये सब मतलब वैकेंसीज आती थी या ज्यादा हमें चीजें पता चलती थी। बट आजकल हमें सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर्स में तो अभी भी आती हैं, और सोशल मीडिया पे अभी आजकल हमको ज्यादा पता चलता है। रेडियो पे भी पता चलता है, बट टेलीविजन पे और पोस्टर्स पे समटाइम्स कभी अभी थोड़ा कम हो गया है, बट पहले बहुत ज्यादा होता था। इट गिव्स पब्लिसिटी टू द वेकेंट पोस्ट एंड अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। और ये बहुत ज्यादा, एडवर्टीजमेंट एक ऐसा मीडियम है जो बहुत ज्यादा स्पीड में वर्क करता है, बहुत ज्यादा फास्ट वर्क करता है, ठीक है। तो सोशल मीडिया पे तो हमने इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे काफी बार हम वेकेंट पोजीशंस के बारे में, स्पेशली लिंक्डइन पे हम लोग देखते हैं। एंड कैंपस प्लेसमेंट्स, तो कैंपस प्लेसमेंट्स भी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। यहाँ पे कंपनीज कॉलेजेस में आती हैं और इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन एंड काफ़ी सारे राउंड करवाने के बाद जो बेस्ट कैंडिडेट्स होते हैं उनको सेलेक्ट करके ले जाती है। सो कैंपस रिक्रूटमेंट वो होता है, कैंपस प्लेसमेंट। एंड थर्ड है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बेसिकली जो है, लोग गवर्नमेंट के ऑफिसेस और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाके रजिस्टर करवाते हैं। पीपल रजिस्टर देमसेल्व्स इन अ गवर्नमेंट ऑफिस। एंड तो क्या होता है कि गवर्नमेंट उन लोगों को जो जॉब सर्च कर रहे हैं उनको जब भी अगर मतलब अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड वर्कफोर्स को बताती है कि मतलब यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो या यहाँ पे इस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये बेसिकली मतलब एक गवर्नमेंट ऑफिस में लोग जाके अपना पर्सनल डिटेल्स देते हैं और रजिस्टर करवाते हैं अपने आप को, और वो लोग इनको हेल्प करते हैं जॉब फाइंड आउट करने में। इसका एक एग्जांपल है एनसीएस पोर्टल। ये एक नेशनल करियर सर्विस, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। लोग यहाँ पे जाके लाइक अप्लाई करते हैं, या यहाँ पे मतलब कोई अगर कहीं पे जॉब वैकेंसी होती है तो वहां पे मेंशन होता है, तो लोग जाके वहां पे अप्लाई करते हैं या डाल देते हैं अपनी पर्सनल डिटेल्स। तो उससे उनको जॉब सर्च करने में थोड़ा सा इजी होता है। तो सो दैट इज द गवर्नमेंट एक्सचेंज। एंड पहले ऑफिसेस हुआ करते थे, अभी वेबसाइट है, पहले ऑफिसेस हुआ करते थे गवर्नमेंट के। जब सोशल मीडिया या कुछ ऐसा मोबाइल फोन ज्यादा नहीं हुआ करते थे, तो गवर्नमेंट के छोटे छोटे ऑफिस होते थे, वहां पे लोग अपने आप को रजिस्टर करवाते थे कि जब भी उन्हें जॉब की रिक्वायरमेंट होती थी तो वो लोग उनको हेल्प करते थे जॉब सर्च करने में। सो ये है इनका गवर्नमेंट ऑफिसेस का कहीं कहीं ना कहीं टाई अप होता है, लाइक किसी गवर्नमेंट स्कूल में या गवर्नमेंट कहीं भी, लाइक बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के भी काम होते हैं, तो उन सारी चीजों में। या एंड ई रिक्रूटमेंट तो हम सब जानते हैं, आजकल बहुत ज्यादा फेमस है। देयर आर वेरियस जॉब साइट्स, जॉब वेबसाइट्स होती हैं, जॉब पोर्टल्स कितने सारे हो गए हैं आजकल। Naukri.com, मॉन्स्टर, लिंक्डइन, इंडीड, इंटर्नशाला, इन सारी चीज़ों पे लोग अप्लाई करते हैं, या कंपनी की डायरेक्ट वेबसाइट पे जाकर भी लोग अप्लाई करते हैं। वहाँ पे हमें शो हो जाता है अगर कोई पोजीशन अगर वेकेंट होती है तो दैट इज ई रिक्रूटमेंट। मैनेजमेंट कंसल्टेंट, तो मैनेजमेंट कंसल्टेंट का मेन जो मेजर काम होता है ना, वो ये होता है कि वो लोग स्ट्रेटेजिकली
एडवाइस देते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। जो कंपनी का टॉप लेवल मैनेजमेंट है, तो ये लोग उनको एडवाइस देते हैं, स्ट्रेटेजिकली एडवाइस देते हैं कि कैसे वो लोग अपनी कंपनी की वैल्यू को क्रिएट करें, और कैसे वो ग्रोथ मैक्सिम दे हाउ हाउ विल दे मैक्सिमाइज देयर ग्रोथ, कैसे अपने बिजनेस के परफॉर्मेंस को वो लोग इम्प्रूव करें। तो मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स ओवरऑल हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है ना, वैल्यू क्रिएशन में, मैक्सिम ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन में, बिजनेस परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, या काफी सारी चीजों में, और साथ ही साथ रिक्रूटमेंट और हायरिंग में भी हेल्प करता है। किस चीज की हेल्पिंग कैसे करता है कि टेक्निकल, मैनेजरियल और प्रोफेशनल जो पोजीशंस होती हैं, जैसे सीईओ, डायरेक्टर, वाइस प्रेसिडेंट। अब अगर मान लीजिए, जैसे मैंने बताया था कि अगर हमारा इंटरनल रिक्रूटमेंट में काम नहीं हो रहा है, इंटरनल रिक्रूटमेंट में हम सीईओ की पोजीशन पे अगर हम हायरिंग कर रहे हैं, तो हमें जो सीईओ के नीचे अगर कोई प्रेसिडेंट या डायरेक्टर है, हमें वो उतना कैपेबल नहीं लग रहा है, तो हम उसको प्रमोट न करने की बजाय हम मैनेजमेंट कंसल्टेंट से गाइडेंस लेंगे। हम उनसे गाइडेंस लेंगे कि अब हम सीईओ की पोजीशन को कैसे फिल करें। तो मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स वो होते हैं जो टॉप लेवल पोजीशंस को फिल करने में कंपनीज में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ स्ट्रेटेजिकली भी हेल्प करते हैं कि कैसे बिजनेस ग्रो करे, कैसे कंपनी ग्रो कर सकती है, काफी सारी चीजों में हेल्पफुल होता है। तो ये, और उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज एंड प्लेसमेंट्स। तो एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज ये फुली प्राइवेट होती हैं, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज, जो कि जिनका टाई अप होता है कंपनीज के साथ भी, और एम्प्लॉयर्स को भी अपनी कंपनी, मतलब ये खुद एक कंपनी लेके बैठे हैं। एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज छोटी छोटी कंपनी लेके बैठे हैं, छोटी एक एम्प्लॉयमेंट एजेंसी बना के बैठे हैं, जिसमें ये जॉब सीकर से वो करवाते हैं, रजिस्टर करवाते हैं, और जॉब सीकर्स को अपनी कंपनी में, अपने यहाँ पे अपनी एजेंसी में रजिस्टर करवाते हैं, और इन लोगों का टाई अप होता है बड़ी कंपनीज के साथ भी। तो ये इनको, जो पर्सन के पास जो स्किल्स हैं, उसकी स्किल्स को देख के और कंपनी के रिक्वायरमेंट को देख के ये उस पर्सन को उधर मतलब हायर करवाते हैं, उस पर्सन को जॉब दिलवाते हैं, और कंपनी को पर्सन एम्प्लॉय दिलवाते हैं, ऐसा। तो ये कंसल्टेंसीज है, कई बार हमें काफ़ी सारी कंसल्टेंसी से कॉल भी आता है कि आप इतने रुपीस रजिस्टर कर दो, या कई बार वो लोग रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं लेते हैं, तो फिर बोलते हैं कि हम आपकी फर्स्ट सैलरी की 50% लेंगे, फर्स्ट सैलरी का 50%, फर्स्ट सैलरी का हाफ या 60%, या फर्स्ट सैलरी हम आपकी लेंगे अगर हमने आपकी जॉब लगवा दी तो ऐसे काफ़ी सारी एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज एंड काफ़ी सारी होती हैं प्राइवेट, जो खुद एक कंपनी बना के, एक एजेंसी बना के बैठी होती हैं, जो रिक्रूटमेंट करती हैं, जो कंपनी की और इनका टाई अप होता है बड़ी कंपनीज के साथ, और उनकी रिक्वायरमेंट को समझ के उनको लोग दिलवाती है। सो या। 7th पॉइंट, प्लेसमेंट एसोसिएशन। अब प्लेसमेंट एसोसिएशन का मतलब ये होता है, जैसे काफी सारे डॉक्टर्स हैं, या इंजीनियर्स हैं, या मैनेजर्स हैं, या एचआरस हैं, तो सब अपने जो भी प्रोफेशन के होते हैं, लाइक डॉक्टर्स हैं, उनका काफी सारे डॉक्टर्स का एक ग्रुप होगा। मतलब जैसे लाइक उनके सारे डॉक्टर्स ने एक अपना, लाइक एक एसोसिएशन बना रखी होगी, एक ग्रुप होगा उनका। तो उनमें से अगर किसी, कोई एक भी पर्सन अगर जॉबलेस होता है, तो अदर डॉक्टर्स उसे मतलब नेटवर्किंग, मतलब वो उस एसोसिएशन में वो एक डॉक्टर पूछ सकता है कि अगर मैं जॉब सर्च कर रहा हूँ, या मुझे इस तरीके की जॉब चाहिए, तो वो एसोसिएशन उस डॉक्टर की क्योंकि वो खुद भी सब डॉक्टर्स ही होंगे, तो वो एसोसिएशन उसकी हेल्प कर सकती है उसको जॉब ढूंढने में। तो बेसिकली ये नेटवर्किंग का ही काम करता है। ये एक प्रोफेशन के लोग अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, लाइक अगर मैनेजर्स की बात करी जाए या एचआरस की बात करी जाए, तो सब एचआर सब मिलके, लाइक आपने लिंक्डइन पे या कहीं पे देखा भी होगा, काफी एक प्रोफेशन के लोगों का ग्रुप होता है, लाइक एचआरस का एक ग्रुप हो गया। तो उसमें वो, अगर कोई एक पर्सन जॉबलेस है, तो वो उसमें उनसे हेल्प ले सकता है, क्योंकि वो खुद भी एचआर हैं, तो वो उसकी उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये इट्स अ काइंड ऑफ एसोसिएशन,
जो एक एक प्रोफेशन के लोग अपना एक ग्रुप बना लेते हैं और उस ग्रुप में वो नेटवर्किंग के थ्रू अगर कोई पर्सन भी जॉबलेस होता है तो उसकी हेल्प कर सकते हैं, ऐसा। वॉक इन इंटरव्यूज तो हम सब जानते हैं, जो कि बहुत लीस्ट एक्सपेंसिव अप्रोच है। और प्लस अगर कहीं हमें पता चलता है कि कहीं हायरिंग चल रही है, कहीं ये पोजीशन वेकेंट है, तो हम डायरेक्ट अपना रिज्यूम लेके और डायरेक्ट पहुंच जाते हैं उस जगह पे इंटरव्यू देने के लिए, तो वो होता है वॉक इन इंटरव्यू, ठीक है। मर्जर्स एंड एक्वाजिशन में क्या होता है कि लाइक हीरो और होंडा का हीरो होंडा का मर्जर हुआ था, वॉल्वो आयशर का मर्जर हुआ। तो ऐसे काफी सारे मर्जर्स होते हैं। तो मर्जर्स में क्या होता है कि काफी सारी वेकेंट पोजीशंस भी निकलती है और काफी सारा ले ऑफ भी होता है। जो जिन लोगों की हमें जरूरत नहीं होती है, हम उन्हें कंपनीज उन्हें निकाल देती हैं। जिन लोगों की एक्स्ट्रा लोगों की कंपनी को कई बार जरूरत होती है, तो उनको फिर मतलब अपॉर्चुनिटी मिलती भी है। तो मर्जर्स एंड एक्वाजिशन में जब दो कंपनी मिलती है, तो काफी सारी पोजीशंस बढ़ भी जाती हैं और काफी सारे एम्प्लॉयज ऐसे भी होते हैं जिनको कंपनी निकाल देती है। तो इसमें यही होता है कि ओवरऑल ये लाइक लेबर कॉस्ट कटिंग भी करती है कंपनी कई बार, प्लस कई बार न्यू अपॉर्चुनिटीज भी निकालती है कंपनी, अगर अपने बिजनेस को ग्रो करना होता है कंपनी को। तो इसके थ्रू मर्जर्स एंड एक्वाजिशन भी एक मतलब इससे भी बेनिफिट होता है एम्प्लॉयज को कि उन्हें न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं। कई बार कंपनी बिजनेस को ग्रो करने के लिए मर्जर करती है, तो ये भी एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का ही टाइप है। एंड रेडिंग एंड पोचिंग का मतलब ये होता है कि हमारी जो कॉम्पिटिटर कंपनी है, जो हमारा जो कंपटीशन है, उसमें जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो हम उनको अट्रैक्ट करते हैं किसी न किसी तरीके से। अब वो हम उनको ज्यादा सैलरी दे के भी, मतलब लाइक सैलरी के माध्यम से भी हम उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं, या हम उन्हें अच्छा वर्क कल्चर देने के लिए या कुछ अच्छी फैसिलिटीज एक्स्ट्रा फैसिलिटीज या अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के उससे भी हम उन्हें अट्रैक्ट कर सकते हैं। काफी सारी चीजों से हम उन्हें अट्रैक्ट कर सकते हैं। हम उन्हें ये बता सकते हैं कि तुम्हारी कंपनी से हम ज्यादा तुम्हें बेनिफिट्स दे रहे हैं, तुम्हारी कंपनी से जितना तुम्हें अभी मिल रहा है हम उससे तुम्हें ज्यादा देंगे। हम उन्हें किसी न किसी प्रकार से अट्रैक्ट करके हमारी कॉम्पिटिटर कंपनी से लाइक उन्हें हम अपनी कंपनी में लाना चाहते हैं। तो दैट इज काइंड ऑफ अप्रोच है जो कि काफी सारी कंपनीज करती हैं। अच्छे एम्प्लॉयज को हायर करने के लिए वो अपनी कॉम्पिटिटर कंपनीज को टारगेट करती हैं और उनके एम्प्लॉयज को टारगेट करके अपनी कंपनीज में लाना चाहती हैं। सो दैट इज वन काइंड ऑफ अप्रोच ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। उसके बाद हेड हंटिंग में इसमें हम बेसिकली टॉप लेवल पोजीशन को फिल करते हैं जब हम अपनी कंपनी में, सो दैट रिक्रूटमेंट करते हैं टॉप लेवल पोजीशन का, तो हम उसे हेड हंटिंग बोलते हैं। और कैजुअल कॉलर्स मींस कई बार हमें लाइक हम कई बार हम कंपनीज में ना ड्रॉप बॉक्स होता है, वहां पे लोग अपने बॉक्सेस उन बॉक्सेस में अपने रिज्यूम्स डाल के जाते हैं। कई बार क्या होता है ना, कई कई हॉस्पिटल्स में, कई बार अगर आप लोगों ने देखा होगा तो हॉस्पिटल्स में ड्रॉप बॉक्सेस लगे रहते हैं नीचे, तो उसमें लोग अपने नर्सेस और जो भी जिनको वो चाहिए होती है, ओटी टेक्नीशियंस या काफी जो भी प्रोफाइल्स होती हैं, तो वो अपना रिज्यूम उस ड्रॉप बॉक्स में डाल के जाते हैं। एंड देन कंपनी जो एचआर टीम होती है या जो भी रिक्रूटमेंट कर रहे होते हैं हॉस्पिटल्स में, कंपनीज में, वो उन रिज्यूम्स को निकाल के और उन रिज्यूम्स में से मतलब जो उनके लाइक उनकी रिक्वायरमेंट को जो फुलफिल कर रहा होता है उनको कॉल करते हैं कि वी आर हायरिंग फॉर दिस पोजीशन इफ यू आर इंटरेस्टेड। तो ऐसे काफी सारे जगह पे होता है। प्लस आजकल तो अगर हम किसी वेबसाइट पे भी अप्लाई करते हैं या लिंक्डइन पे या कहीं भी अप्लाई कर रहे हैं, इंडीड पे, किसी भी जॉब पोर्टल पे अगर हम अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें वहां से भी कॉल्स आते हैं। सो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ कैजुअल कॉलर्स की कॉल आ रहे हैं हमें कि आपको अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड और लाइक दैट। और उसके बाद लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स यूजुअली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत काम आता है। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्या होता है, वर्कर्स आर रिक्रूटेड थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू वर्कर्स को हम रिक्रूट करते हैं, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो ही हमें वर्कर्स को लाके देता है,
लाइक अगर कहीं पे कुछ रोड बन रहा है या कहीं पे कोई बिल्डिंग बन रही है, तो जो कॉन्ट्रैक्टर होगा वही अपने वर्कर्स को हमें लाके देगा और उनसे काम करवाएगा। बस इसमें नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि अगर कभी कॉन्ट्रैक्टर छोड़ के जा रहा होता है, कभी कॉन्ट्रैक्टर काम छोड़ के जा रहा होता है, तो सारे वर्कर्स भी उसके पीछे पीछे उसके साथ चले जाते हैं, क्योंकि उसी ने तो उसको रिक्रूट करा होता है वर्कर्स को। So workers are recruited through contractors who are themselves employees of the organization. The major disadvantage in this case is contractor. If contractor leave the company, then workers that are recruited by contractor, they also leave the company. और recruitment through contractor जो कि है public sector में ban है, और plus this practice is common in case of construction industry. So yeah, that प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट करने के लिए जो प्रोसेस हमें फॉलो करनी होती है कंपनीज में, वो हम ये प्रोसेस फॉलो करते हैं कि रिक्रूटमेंट के लिए पहले हम प्लानिंग करते हैं कि कौन कौन सी पोजीशन हमारी कंपनी में वेकेंट है, कहाँ कहाँ पे हमें हायरिंग करनी है, किस डेजिग्नेशन के लिए हमें हायरिंग करनी है, टॉप लेवल पोजीशन के लिए करनी है, मिडिल लेवल पोजीशन के लिए करनी है, या लोअर लेवल पोजीशन के लिए करनी है। पहले हमें वो फाइंड आउट करना होता है कहाँ कंपनी में गैप आ रहा है, कहाँ लोगों की जरूरत है और वो लोग हमारी कंपनी में एम्प्लॉयज नहीं है, कौन सी स्किल सेट की हमें जरूरत है कंपनी में। ठीक है, तो हमें ये चीज पहले डिसाइड करनी होती है, पहले पूरी प्लानिंग करनी होती है इस चीज के लिए हमें। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। स्ट्रेटेजी हमें ये डेवलप करनी होती है कि अब हमें इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट करना है या एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट करना है, और हमें शॉर्ट टाइम स्पैम में करना है या लॉन्ग टाइम स्पैम में करना है। हमें टाइम का भी देखना रहता है कि हमें इमीडिएटली हायरिंग करनी है या धीरे धीरे करेंगे वो भी चलेगा, तो हमें ये चीजें भी देखनी होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे, सोर्स डिसाइड करेंगे। अगर हमें इंटरनल करना होगा तो हमने अभी उसके वेज देखे, प्रमोशन, ट्रांसफर एक्सेट्रा, और अगर हमें एक्सटर्नल करना होगा तो हमने वो भी वेज देखे, एडवर्टीजमेंट एंड वर्ड ऑफ माउथ एक्सेट्रा। तो हमें वो स्ट्रेटेजी डेवलप करके वर्क करना होगा। उसके बाद जब हमारे पास एप्लीकेंट्स आएंगे तो थर्ड पॉइंट है सर्चिंग। ठीक है, तो उसके बाद हम सर्च करेंगे कि कहाँ कहाँ हम कौन कौन से सोर्स को यूज करके हम कहाँ कहाँ से एप्लीकेशंस ला सकते हैं। उसके बाद फिर हम स्क्रीनिंग करेंगे। फिर स्क्रीनिंग के बाद जो भी हमारी रिक्वायरमेंट को जो भी कैंडिडेट फुलफिल कर रहा होगा, जो सब चीजें देखने के बाद, सैलरी, उसका नोटिस पीरियड, उसका बैकग्राउंड, उसका एक्सपीरियंस, सब चीजें चेक करने के बाद, स्क्रीन करने के बाद अच्छे से हम उसका इवेल्युएशन एंड कंट्रोल, फिर हम इवेल्युएट करेंगे कि अब कौन सा पर्सन ज्यादा सूटेबल है हमारी कंपनी के लिए और कौन जल्दी ज्वाइन कर लेगा, और किसके साथ हमारा जो सैलरी नेगोशिएशन वाला पार्ट है वो भी फिट बैठ रहा है। तो ये सब चीजें करने के बाद फिर हम जब लोगों को एक हायर कर लेंगे हमारी कंपनी में, देन फिर हम उसको थोड़ा सा कंट्रोल, हमारा सब जो है जो हायरिंग वाला प्रोसेस है वो कंट्रोल में आ जाएगा। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। डिफरेंट पोर्टल्स फॉर रिक्रूटमेंट। अब ये जो है ये एडिशनल पॉइंट है, अगर आप अपने एग्जाम में ये मेंशन करते हो तो डेफिनेटली आपको मार्क्स तो आपके इंक्रीज होंगे। प्लस ये जो एक पॉइंट है ना, कई बार इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जाता है, अगर आप किसी रिक्रूटमेंट की जॉब करते हैं या रिक्रूटमेंट के लिए जॉब सर्च कर रहे हैं, तो ये जो पॉइंट है आपसे काफी बार पूछा जाता है कंपनीज में कि लाइक कौन कौन से डिफरेंट पोर्टल्स हैं जो हम रिक्रूटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आप अपने आंसर में भी ये पॉइंट ऐड करते हो तो आपके मार्क्स तो डेफिनेटली इंक्रीज होंगे। तो लिंक्डइन, नौकरी, इंडीड, इंटर्नशाला, ग्लासडोर, फॉन्डीड, शाइन.com, हायरैक्ट, कटशॉट, सिंपली हायर्ड, फ्रेशर्स वर्ल्ड, monster.com, सो दीज आर सम पोर्टल्स दैट जो जॉब सीकर्स को जॉब दिलवाने में हेल्प करते हैं, प्लस रिक्रूटर्स को एप्लीकेशंस, जॉब एप्लीकेशंस और एम्प्लॉयज फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं। ओके, सो बिफोर वाइंडिंग अप दिस वीडियो, दिस सेशन, सो हम लोग ये समझेंगे कि रिक्रूटमेंट का अगर हम ओवरऑल समरी अगर हम समझें, तो रिक्रूटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है और बहुत ज्यादा फर्स्ट स्टेप ही हायरिंग का रिक्रूटमेंट है।
तो रिक्रूटमेंट नहीं होगा तो सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा तो हायरिंग नहीं होगी, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट इज द फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ हायरिंग, इट इज द फर्स्ट स्टेप टू बिगिन द हायरिंग प्रोसेस। विथ रिक्रूटमेंट ओनली वी कैन मेक अ पूल ऑफ एप्लीकेंट्स। बिना रिक्रूटमेंट के हम एप्लीकेंट्स का पूल नहीं बना सकते। रिक्रूटमेंट ही एक सोर्स है जिससे हम एप्लीकेंट्स का पूल बना सकते हैं और उसमें से बेस्ट पर्सन को हायर कर सकते हैं अपनी कंपनी के लिए। रिक्रूटमेंट करते टाइम हमें 3 P's का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। 3 P's ऑफ रिक्रूटमेंट, पर्पस क्या है हमारा, प्रोसेस क्या होनी चाहिए, और परफॉर्मेंस। रिक्रूटमेंट में जो है परफॉर्मेंस की किस सोर्स को हमें ऑप्ट करना चाहिए और क्या स्ट्रेटेजी के साथ हमें रिक्रूटमेंट करना चाहिए, और कितने ड्यूरेशन में हमें रिक्रूटमेंट लाइक कंप्लीट करना है, हमें वाइंड अप करना है उस प्रोफाइल को। सो ये 3 चीजें हमें बहुत ध्यान रखनी होती है, पर्पस, प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस। विद दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी मोर इफेक्टिव। या So thank you guys. Thank you for watching my video. Please do like, comment, subscribe and share Study with Muskan channel, and please do comment if you have any query, and you can suggest me some topics so that I can prepare more videos on that. And thank you so much for for watching my video.